IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7, वक्त है देश दिन भर का। मैं हूं आकाश सोनी। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबरें, और ये खबरें आप तक सीधे पहुंचाएंगे हमारे रिपोर्टर। सबसे सटीक और सबसे पहले जानकारी आपको देंगे। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग राज्यों की खबरों के साथ कई संवाददाता मौजूद हैं। दिल्ली NCR की खबरें बताने के लिए हमारे संवाददाता रवि सिंह हमारे साथ हैं। महाराष्ट्र की खबरें लेकर आए हैं दिनेश मौर्य। संवाददाता नसीर अहमद हमें जम्मू कश्मीर का हाल बताएंगे, और अनुराग त्रिपाठी यूपी और बिहार की खबरें हमें बताएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबरें बताएंगे मनोज शर्मा, और हिमाचल प्रदेश की खबरें देंगे पुनीत त्रिपाठी। सबसे पहले आइए चलते हैं संवाददाता रवि सिंह के पास। जी रवि। दिल्ली में एक तरफा प्यार में पागल एक शख्स पर दो दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक की जघन्य हत्या करने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक युवक का गला काटने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट और उसके कलेजे को काटकर निकाल लिया गया। दक्षिणी दिल्ली के भाटी माइंस इलाके में शुक्रवार की शाम उस समय सनसनी मच गई जब पास के जंगल में कुलदीप नाम के युवक का शव पड़ा मिला। मृतक कुलदीप का सिर धड़ से अलग था, उसके प्राइवेट पार्ट्स भी काटे गए थे। फिर पता चला कि हत्या करने वालों ने उसका कलेजा तक निकाल लिया था। आरोपी ने उसका शव भी जला दिया था ताकि उसकी पहचान न हो सके। परिवार ने मारे गए युवक कुलदीप के हाथ का टैटू देखकर उसकी पहचान की। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग को हिरासत में ले लिया है, जबकि उसके 2 दोस्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया नाबालिग एक लड़की से प्रेम करता था, लेकिन कुछ महीने पहले कुलदीप की दोस्ती उस लड़की से हो गई। इसके बाद उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दिल्ली के एक ATM में पैसा निकालने के लिए गया एक युवक ATM रूम का दरवाजा लॉक होने की वजह से कई घंटों के लिए फंस गया। इस दौरान उसने ATM पर लिखे हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए फोन किया, लेकिन उसे मदद 3 घंटे के बाद मिली। ATM में पैसा निकालने गए एक युवक को भारी मुसीबत झेलनी पड़ी। पैसा निकालने के बाद जैसे ही युवक ने बाहर निकलना चाहा, ATM का दरवाजा लॉक हो गया। ATM लॉक होने की वजह से युवक को 3 घंटे तक उसी में बंद रहना पड़ा। युवक लगातार बैंक को फोन करता रहा, लेकिन 3 घंटे तक बैंक का कोई कर्मचारी मदद के लिए नहीं आया। आखिर में ATM का शीशा तोड़कर पुलिस ने युवक को बाहर निकाला। इस मामले में बैंक की चूक साफ दिख रही है, क्योंकि कोई गार्ड ATM के बाहर तैनात नहीं था। बैंक ने मामले की जाँच का भरोसा दिया है। गुड़गांव पुलिस ने 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए अगवा किए गए 12वीं के छात्र को 9 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद छुड़ा लिया। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस वारदात का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। गुड़गांव के पौष पालम विहार इलाके में घर के बाहर से शुक्रवार को 12वीं के छात्र मानव मल्होत्रा को 4 अज्ञात बदमाशों ने अगवा कर लिया। मानव को अगवा करने के बाद बदमाशों ने मानव के पिता को मोबाइल फोन पर कॉल कर 5 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। मानव के पिता जूते के बड़े व्यवसायी हैं। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने रात करीब 9 बजे छात्र को अपहरणकर्ताओं से मुक्त करा लिया। गुड़गांव पुलिस के माने तो सनसनीखेज वारदात में 2 लोग मानव मल्होत्रा के क्लासमेट रह चुके हैं। तीसरे आरोपी अक्षय पुनिया को रिमांड पर लेकर गैंग के सरगना की तलाश शुरू कर दी गई है। अभी तक हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मेन है अक्षय पूनिया और 2 जुवेनाइल्स हैं, और मोहित जोशी अभी बाकी है। और अभी हमें गाड़ी और रॉड रिकवर हो गई है, चाकू अभी हमें रिकवर नहीं हो पाया है। आज संसद हमले की 13वीं बरसी है। संसद परिसर के अंदर मारे गए शहीदों को प्रधानमंत्री ने आज श्रद्धांजलि दी। संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर PM मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने शहीदों को याद किया और फूल अर्पित किए। 13 साल पहले साल 2001 में भारतीय संसद पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान नानक चंद, रामपाल, ओम प्रकाश, विजेंद्र सिंह और घनश्याम, और CRPF की एक महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी, संसद सुरक्षा सेवा के 2 सुरक्षा सहायक जगदीश प्रसाद यादव और माधवर सिंह इस हमले का बहादुरी से सामना करते हुए शहीद हो गए थे। आगे की खबरों के लिए चलते हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य के पास। दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन ISIS का ट्विटर अकाउंट हैंडल करने वाले को NIA और बेंगलोर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने कल रात ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी शख्स मेहंदी बेंगलुरु में 2.5 साल से रह रहा है और एक फूड कंपनी में काम करता था। आरोपी शख्स कोलकाता का रहने वाला है। Mehdi Masroor Biswas has confessed to the fact that he was operating Sami Witness Twitter account for the last many years. आईसिस के ट्विटर हैंडलर से ब्रिटिश चैनल 4 ने बात कर उसका पक्ष जानने की कोशिश की।
मेहंदी का कहना है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही देश का कानून तोड़ा। उसका कहना है कि उसने देश के खिलाफ न तो युद्ध छेड़ा और न ही कोई हिंसा की। साथ ही उसने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। But do you think you've done anything wrong? No, I haven't done anything wrong. I haven't harmed anybody. I haven't broken any laws of the country. I haven't waged any war or any violence against the Republic of India. I also haven't waged any war against any allies of the Republic of India. हम आपको बता दें कि शुक्रवार को ब्रिटिश चैनल ने दावा किया था कि एक भारतीय आईएसआईएस का ट्विटर अकाउंट चला रहा था, जिसका नाम मेहदी विश्वास बताया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मेहदी इंग्लिश में बात करने वाले आईएसआईएस के आतंकियों के संपर्क में था। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि पूछताछ में मेहदी ने कबूल किया कि वो दिन में काम करता था और रात को ट्विटर पर आईएस से जुड़ी खबरों को ट्वीट किया करता था। पुलिस के मुताबिक मेहदी विश्वास बंगाल का रहने वाला है। 2012 में वो बंगाल से बंगलुरु आ गया। यहाँ वो एक बड़ी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता रहा। पुलिस का कहना है कि मेहदी ने आईएसआईएस के लिए ऑनलाइन युवकों की भर्ती करने की बात कबूल की है। मेहदी के आईएसआईएस के इंग्लिश बोलने वाले आतंकियों के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। मेहदी आईएसआईएस के अरबी ट्वीट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर उसे ट्विटर पर पोस्ट करता था। पुलिस ने मेहदी पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। बहुत जल्द एनआईए भी मेहदी से पूछताछ करने वाली है। राजधानी दिल्ली हो या मायानगरी मुंबई, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में अब कोई भी शहर महफूज नहीं है। दिल्ली की वीरा कांड के बाद भी महिला उत्पीड़न के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में मुंबई में एक अभिनेत्री के साथ छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया है। अभिनेत्री योगिता दांडेकर ने बिजनेसमैन हंसराज सुराना पर उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। योगिता का आरोप है कि बिजनेसमैन हंसराज सुराना ने जुहू के एक ट्रैफिक सिग्नल पर मामूली कहासुनी के बाद उसके साथ मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 324, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी बिजनेसमैन और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। उधर अभिनेत्री ने ये भी आरोप लगाया कि मामले को रफा दफा करने के लिए उन्हें पैसों की भी पेशकश की गई, लेकिन उन्हें इंसाफ चाहिए। मुझे बोलते ये करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो करेंगे, आप बोलो तो सही, सेटलमेंट करो। मतलब आपके पास पैसा है, हमारे पास भी पैसा है, किसी को इतना गरीब मत समझो और कानून को पैसे से हम नहीं देंगे। लेकिन बीच सड़क पर सरेआम हुई इस घटना ने महिला सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई के पॉश वर्सोवा इलाके में भी कुछ लड़कों ने एक फैशन डिजाइनर के साथ मारपीट और बदसलूकी की। मामला गुरुवार रात का है। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। जब फैशन डिजाइनर प्रिया ग्रेशियस अपना काम खत्म करके देर रात अपने मंगेतर राहुल के साथ घर जा रही थी, वर्सोवा में इनके घर के पास कुछ मनचले शराब पी रहे थे। जैसे ही पिया अपने घर के पास पहुंची, वहां मौजूद मनचलों ने इन पर फप्तियां कसनी शुरू कर दी। जब पिया के मंगेतर राहुल ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। One person was slapping me continuously. 6 times he slapped me or 7 times. My bracelet was really digged in my hand. हद तो तब हो गई जब पीड़ित फैशन डिजाइनर ने बचाव के लिए 100 नंबर डायल किया, लेकिन फोन उठाने वाले पुलिसकर्मी ने जल्द मौके पर पहुंचने के बजाय पीड़ित महिला को ही बदमाशों को पकड़कर रखने का सुझाव दे दिया। लेकिन जब लड़की ने ये कहा कि बदमाशों की संख्या लगभग 12 है और 2 लोग उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं, तो पुलिसकर्मी ने जवाब दिया, अगर वो सारे भाग गए तो मैं पुलिस भेजकर क्या करूंगा। अब जरा सोचिए, ऐसे में हमारे सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाली पुलिस से क्या उम्मीद की जा सकती है। आगे की खबरें बताएंगे जम्मू कश्मीर से मेरे सहयोगी नशीर अहमद। शुक्रिया दिनेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के कोठवा और रजौरी में रैली की और रैली में जुटी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वंशवाद पर करारा प्रहार किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को नए विकल्प के तौर पर पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस राज्य में बनने वाली हर सरकार में घुस जाती है और चुनाव से कुछ पहले बाहर आकर इन सरकारों पर हमला करती है। कठुआ में चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि भले ही पॉलिटिकल पंडित जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बारे में अलग अलग अटकलें लगा रहे हों, लेकिन अंत में उन सबकी राय गलत साबित होगी और राज्य में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए लोगों से इन्हें उखाड़ फेंकने की अपील की। ये वंशवाद, ये परिवारवाद, इसने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान किया।
लोकतंत्र में जनता की आवाज, ये वंशवाद, परिवारवाद जनता की आवाज कभी नहीं बन सकता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अगवा किए गए सरपंच का शव बरामद कर लिया गया। आज सुबह सरपंच गुलाम मोहम्मद का शव मिला। पुलिस के मुताबिक सरपंच की हत्या के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट संगठन का हाथ है। वारदात के बाद से सरपंच के परिवार में सन्नाटा छाया हुआ है। घर वालों का कहना है कि अपहरणकर्ता वर्दी में आए थे और उन्हें वो जबरन उठाकर ले गए। 62 साल के गुलाम मोहम्मद सोपोर के तराजू इलाके के सरपंच थे। शुक्रवार को 5 से 6 अज्ञात बंदूकधारियों ने उनका अपहरण कर लिया था। अभी तक की जो क्लू हमको मिले हैं एचएम ने किया है और उसका कुछ पुराना हिस्ट्री भी है, उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और निकाल देंगे। जम्मू कश्मीर के 18 विधानसभा क्षेत्र में कल वोट डाले जाएंगे। सरपंच की हत्या के बाद घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस चरण में 1890 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और सुरक्षा के लिए 500 अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। यूपी की खबरों के लिए आइए चलते हैं मेरे सहयोगी अनुराग के पास। यूपी के मऊ में फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान जमकर हंगामा और तोड़फोड़ देखने को मिली। दरअसल भारी भीड़ जुटी हुई थी और जिसको देखते हुए पुलिस ने बल प्रयोग कर दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई और फिर जमकर तोड़फोड़ हुई। मऊ में नगर पालिका की ओर से आयोजित गोल्ड कप ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का सेमीफाइनल कोलकाता और मुंबई के बीच चल रहा था। इसे देखने के लिए दर्शकों का हुजूम उमड़ आया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। पुलिस की कार्रवाई से गुस्साए लोगों ने पूरे मैदान पर कब्जा कर लिया। हालात बिगड़ता देख दोनों टीमों के खिलाड़ियों और रेफरी को मैदान छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि आयोजक भी लोगों के गुस्से के आगे बेबस नजर आए और बाद में वहाँ से प्रशासन भी भाग खड़ा हुआ। भीड़ को शांत होता नहीं देख दोनों टीमों को विजेता घोषित कर दिया गया। 7-8 लोग थे, उन लोगों ने शोर मचाया कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया उसका भी कारण था ना, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। कम से कम 70-75 हजार लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे, तो कुछ दर्शकों को देखने उखने में दिक्कत रही होगी, उसी में हंगामा हुआ। लखनऊ में एक मामूली विवाद में पुलिस और पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच मारपीट देखने को मिली है। छुट्टे पैसे देने के लिए शुरू हुआ ये विवाद थोड़ी देर में देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गया। लखनऊ के पेट्रोल पंप पर एक बार फिर झगड़े की खबर सामने आई है। इस बार भी झगड़ा मुंशी पुलिया पेट्रोल पंप पर ही हुआ। यहाँ बाइक से पहुंचे युवक से पेट्रोल भराने के बाद खुले पैसों को लेकर विवाद हुआ। बाइक सवार अकेला था, लिहाजा पेट्रोल पंप कर्मियों ने उसे मार पीट कर भगा दिया। युवक के पिता दरोगा है, लिहाजा उसने पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी में तैनात अपने दारोगा पिता को बुला लिया। मौके पर पहुंची इनोवा पुलिस वैन से पुलिस वाले उतरे तो जमकर तांडव मचाया। पुलिस कर्मियों ने पेट्रोल पंप कर्मियों को दौड़ा कर मारा। पुलिस के इस उत्पात पर फिलहाल नाराज पेट्रोल पंप कर्मियों ने काम रोक दिया है और आरोपियों के खिलाफ गाजीपुर थाने में तहरीर दे दी है। मथुरा के सराय आजमाबाद इलाके में रहने वाले मुंशी खान ने सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल पेश की है। मुंशी खान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और साथ ही हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। पटना के जीपीओ गोलंबर पर बदमाशों ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के हेड क्लर्क अमृतेश को गोली मार दी। अमृतेश विकलांग है, गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए आप चलते हैं मेरे सहयोगी मनोज के पास। मध्य प्रदेश में IBN 7 के सिटीजन जर्नलिस्ट ने सरकारी बदइंतजामी की एक ट्रेन में पोल खोल कर रख दी। ये वातानुकूलित डब्बा था और जब ट्रेन में सफर के दौरान ही इसके कोच से पानी टपकने लगा। दरअसल सिटीजन जर्नलिस्ट नवीन दुबे शनिवार को भोपाल से इंदौर जा रही डबल डेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसी दौरान शाम 7 बजे अचानक ओले पड़ने लगे। इसके बाद ट्रेन के एयर कंडीशन कोच के अंदर पानी टपकने लगा। जब इसकी शिकायत टीटी से की गई तो उसने टेक्निकल फॉल्ट बताकर पल्ला झाड़ लिया। उज्जैन में जांच करने तक करीब 15 मिनट कोच में पानी टपकता रहा। ये वीडियो हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट नवीन दुबे ने बनाया है। वो खुद इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जुड़ने के लिए एक बार फिर रेडियो पर अपने मन की बात करेंगे। इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री नशे की लत पर बात करेंगे। इससे पहले की गई मन की बात में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो अगली बार देश में फैली नशे की लत पर बात करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वेबसाइट पर मिले सुझावों के लिए लोगों का धन्यवाद किया और कहा, बहुत सारे लोगों ने अपने विचार और सुझाव इस मुद्दे पर दिए जो आंखें खोल देने वाले थे। मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।
शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए। वहीं दूसरी तरफ करगिल में -10.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। शिमला में सुबह से ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं किन्नौर में 4 इंच तक बर्फबारी हुई। यहाँ हिमपात से किसान काफी खुश हैं। सेब, बादाम और खुमानी की फसलों के लिए बर्फबारी बेहद फायदेमंद है। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम, उत्तरकाशी के अलावा पिथौरागढ़ के मुंशियारी में भी बर्फबारी हुई। मसूरी और नैनीताल में भी मौसम ठंडा रहा। उत्तराखंड के खटीमा में घने कोहरे की चादर देखी गई, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सुबह से ही भारी बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी से किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं, क्योंकि ये बर्फबारी कुछ फसलों के लिए बहुत जरूरी है। किन्नौर में बर्फबारी होने से पूरा जिला पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में आ गया है। दिसंबर माह में बर्फबारी होने से किसानों में खुशी की लहर साफ तौर पर दिख रही है। इस समय की बर्फबारी सेब, चिलगोजा, काला जीरा, बादाम और खुरमानी की फसल के लिए अमृत समान है। इस बर्फबारी से सेब के पेड़ों पर लगने वाली केंकर, बुलिया फिट सहित कई बीमारियों की रोकथाम होगी। अच्छी बर्फबारी होने से पैदावार अच्छी होने की उम्मीद बढ़ जाती है।